देखो, सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, और एक म्यूचुअल इंडक्शन पे एक डिवाइस होता है जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो ये होता है इसको हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं, ये आपको पता है, ये सोलेनॉइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको हम इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं। तो इसको चाहे तो सोलेनॉइड बोलो, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड जब इसमें करंट पास करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब इसके अंदर से क्या पास करेगा, करंट पास करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो कितना होता था, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आई तो आपको पता है जितना करंट इसमें से पास कर रहा है सोलेनॉइड में से, अभी से सोलेनॉइड ही बोल रहे हैं। तो आई जो होता है, आई क्या है बेटा कि कितना करंट सोलेनॉइड में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो सोलेनॉइड में से कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है। एन क्या होता है, तो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड की अगर कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर सोलेनॉइड की कैपिटल एन है, और टोटल लेंथ सोलेनॉइड की अगर कितनी है, टोटल लेंथ सोलेनॉइड की अगर एल है, तो एन बाय एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और म्यू नॉट जो होता था वो होता था क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वैसे यहाँ परमिबिलिटी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। यानी वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पास करेगा, परमिट करेगा, वो उसकी परमिएबिलिटी है, ठीक है। तो ये होता था, और अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो ये सोलेनॉइड था। लेकिन इसी को हम इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंडक्टर कॉइल, उसका कारण है कि अगर कोई एंड मान लो इसका एक नॉर्थ पोल की तरह काम करे, एक साउथ, मान लो ये नॉर्थ पोल है। आपको पता है सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है। जो सोलेनॉइड होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है, एज ए बार मैग्नेट, बिहेव लाइक बार मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर उस हिसाब से हम देखें, ये हमारी सोलेनॉइड थी, तो ये नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पे जाएंगी, हमने पढ़ा था। तो देखो इसका अपना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी कॉइल से क्या है, लिंक्ड है। देखो कितने टर्न्स है, 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्न है। तो हर एक टर्न में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, इसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अपने ही टर्न में से पास कर रही है, अपने ही लूप में से पास कर रहे हैं, हर एक लूप में से पास कर रहे हैं। साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी नॉर्थ में। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक लूप में से पास की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी लूप में, सब में से। तो क्या ऐसे एक ही होगी, बहुत सारी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसी बहुत सारी होंगी, जैसे एक और ले लेते हैं। मान लो यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, नॉर्थ से निकली, और फिर वापस साउथ पे, ये लो ऐसे गई है। तो ये लो, ये एक और फील्ड लाइन हो गई। तो देखो अपनी ही फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है, हर एक लूप में से पास कर रही है। हर एक जो फील्ड लाइन है, आपको पता है, ये बार मैग्नेट की तरह जो सोलेनॉइड बिहेव कर रही थी, सोलेनॉइड के अंदर से जब करंट पास करेगा, तो सोलेनॉइड के अंदर से जब करंट पास करेगा, तो इसके अपने ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका अपना ही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से लिंक्ड हो जाएगा, अपना ही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से लिंक्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, उसका कारण है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, कहाँ गई बेटा, साउथ पे, और फिर साउथ से वापस कहाँ आती है, नॉर्थ पे। तो आप खुद ही देखो, हर एक लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो अंदर से खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो ये सारा हम इकट्ठा बोल देते हैं, पूरा क्या है आपका, ये नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और ये पूरा जो हो जाएगा, ये क्या है, ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हटा दे रहा हूं मैं, तो आप खुद ही देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसकी खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हर एक लूप में से क्या कर रही है, पास कर रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में से पास कर रही है, अपने ही लूप में से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो आप अगर वैसे काउंट करो कोई, यानी
इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड हर एक कॉइल से, हर एक लूप से लिंक्ड है। ये एक लूप है, फर्स्ट लूप हो गया, लूप है, ये आपका सेकंड लूप हो गया, ये थर्ड लूप है, ये फोर्थ लूप है। ऐसे कितने लूप है भाई? 5 6 7, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने अभी 7 दिखा दिए। एक लूप, दो लूप, 3 4 5 6 7 कॉइल है ये, ठीक है। तो हर एक कॉइल से लिंक्ड है, हर एक लूप से लिंक्ड है। तो आप देखो, एक चीज अगर आप देखो तो आप समझ सकते हो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स अगर आपने देखा हो तो फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। कोई एरिया है, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है। कैसे पास कर रही है? नॉर्मली पास कर रही है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो एक बात बताओ, अगर ऐसे एक लूप है तो क्या है बेटा? ऐसे लूप है तो कितने टर्न्स है उसके? तो बहुत सारे टर्न्स है। तो हर एक टर्न में से यही जा रही है, हर एक टर्न में से यही फील्ड लाइंस जाएंगी, क्योंकि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है ना। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो होता क्या है, एक कॉइल का फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सिंगल लूप, फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सिंगल लूप, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स linked by one loop, by single loop, single loop, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप। एक सिंगल लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा? तो सिंगल लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो देखो कितना लिंक्ड होगा। मान लो अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता ही है अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कितना होता है बेटा? बी होता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, तो वो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी हो जाएगा। और डॉट एरिया वेक्टर, भाई इसका एरिया वेक्टर एक लूप की अगर मैं बात करूं, देखो लूप को मैं शेड कर रहा हूं, समझो। देखो हालांकि लूप तो ऐसे ही होता है, मैं उसको शेड करके बता रहा हूं। वो डिस्क नहीं है, लूप ही है, पर आप समझो उसको। ये लूप रहा, एक लूप की बात कर रहा हूं, ये एक लूप है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर इस पे नॉर्मल ही होगा। इसका एरिया वेक्टर होगा एन कैप। क्या होगा? एन कैप। ये इसके नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर होगा। इसके नॉर्मल क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा। और क्या बोलोगे आप? एरिया वेक्टर को क्या बोलोगे? एन कैप बोलोगे। क्या बोलोगे? एन कैप। तो एक लूप का जो एरिया होगा कितना होगा? एक लूप का एरिया अगर मैं ए मानूं, ए क्या है? एरिया ऑफ ए सिंगल लूप, एरिया ऑफ ए सिंगल लूप, एरिया ऑफ ए सिंगल लूप। सिंगल लूप का अगर एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया वेक्टर है। तो एरिया ऑफ ए सिंगल लूप हो गया। तो कितना हो जाएगा? एक सिंगल लूप से कितना फ्लक्स लिंक्ड है? एक सिंगल लूप से कितना फ्लक्स लिंक्ड है? ये एक लूप से कितना है? तो वो होगा बी डॉट ए। कितना होगा? बी डॉट ए। यही होगा ना, तो बी डॉट ए होगा, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है भाई? एक दो तीन अगर एक टर्न होती तो कितने टाइम्स ये फ्लक्स होता? अगर एक ही टर्न होता तो कितने टाइम्स होता फ्लक्स? एक ही लूप से लिंक्ड होता तो 1 टाइम। दो टर्न है तो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तीन टर्न होती तो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 4 5 6 7 टर्न है तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टर्न। क्योंकि देखो हर एक तो लूप है, ये भी एक 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 लूप है। कितने हैं ऐसे? ऐसे कितनी बार लिंक्ड है? वो 7 बार लिंक्ड है। तो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड हुआ वो कितने टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स। भाई यहाँ तो 7 टर्न्स ली थी। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होती, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होती? एन नंबर ऑफ टर्न्स होती, कैपिटल एन। इतने नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स होती, एन नंबर ऑफ टर्न्स होती, तो कितने टाइम्स होता बेटा? एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितने टाइम्स होता है? यहाँ एन अभी 7 था, 10 टर्न भी हो सकती थी। तो 7 टाइम्स, अगर 7 था तो 7 लिया था, एन टाइम्स है तो कितने टर्न्स हो जाएंगी? एन टर्न्स है तो कितने टाइम्स हो जाएगा? एन टाइम्स हो जाएगा। ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय दी, ये टोटल। अगर हम देखें एक सिंगल टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल टर्न, वो कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल टर्न कितना होगा? बी डॉट ए।
एक सिंगल टर्न, एक सिंगल लूप का एरिया, एक सिंगल लूप का एरिया डॉट बी यानी बी डॉट ए, ये है। तो टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप, एक सिंगल लूप से, ये एक सिंगल लूप, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, सिर्फ हम एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं बात कर रहे, एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं, किसी एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं। मान लो इनको छुपा दो, सिर्फ एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप, एक सिंगल लूप का फ्लक्स कितना होगा? सिंगल लूप का फ्लक्स होगा, उसके आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बी मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन बोलते हैं। और डॉट लूप का एरिया, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ ए सिंगल लूप कितना हो जाए? बी डॉट ए, ये हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल। जो इंडक्टर कॉइल है वो एक लूप से तो बनी नहीं हुई है, इंडक्टर कॉइल तो कई लूप से बनी हुई है। इंडक्टर कॉइल में तो कई लूप होंगे, 4, 5, 10, 15, मैंने 7 ले रखे हैं इस समय। तो इंडक्टर कॉइल से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा? एक सिंगल लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके कितने टाइम्स हो जाएगा? उसके कितने टाइम्स हो जाएगा? कई टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, यानी 7 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल इज 5। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल, इस पूरे को ही बोलते हैं हम क्या? इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल, इस इंडक्टर कॉइल से टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है? तो उसको हमने 5 बोला है। कितना बोला है? 5 बोला है। तो कितना आएगा 5? तो 5 कितना आएगा अगर आप निकालना चाहो? तो 5 होगा मैग्नेटिक फ्लक्स linked by a single loop, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सिंगल लूप। एक सिंगल लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सिंगल लूप, एक सिंगल लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है? ये सिंगल लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लूप। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लूप, यानी यहाँ 7 लूप्स हैं तो 7 हो जाएगा, या वैसे लिख देंगे तो नंबर ऑफ लूप्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। तो मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आपको पता ही है, फ्लक्स जो भी बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं है, तो सिर्फ फ्लक्स भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया? नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप्स। तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? अभी तो 7 है। नंबर ऑफ लूप्स को वैसे तो क्या है? नंबर ऑफ लूप्स बोलो या नंबर ऑफ टर्न्स बोलो, एक ही बात है। नंबर ऑफ लूप्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? n हो गए। और फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप कितना हो जाएगा? फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बाय सिंगल लूप, वो कितना था? वो था b डॉट ए। कितना था? b डॉट ए, यही था। तो कितना हो जाएगा? एन बी डॉट ए, एन बी डॉट ए, ये आ गया आपका। अगर हम देखें तो एक चीज देखते हैं बेटा, अगर हम देखें तो ये हमारा एक लूप था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर ही जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, और ये लूप है। लूप के प्लेन को मैं दिखाने के लिए ऐसे शेड कर रहा हूं थोड़ा सा, ये डिस्क मत समझना, ये लूप ही है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है क्योंकि तो करंट चल रहा है बेटा, इसमें करंट जा रहा है, इसमें ऐसे है, तो करंट इधर से आया, करंट इधर से आया, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर इस पे नॉर्मल होता है, ये एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है। और इसका एरिया कितना था? सिंगल लूप का एरिया कितना था? ए क्या था? एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप या एरिया ऑफ द सिंगल लूप, एरिया ऑफ द लूप, यही था, ये रहा ना।
एरिया ऑफ द सिंगल लूप या एरिया ऑफ द लूप भी बोल देंगे, यही है। तो आप इस हिसाब से अगर देखना चाहो तो वैल्यू डालो। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना होगा, तो आपको पता है एन बी डॉट ए हो गया। एन बी डॉट ए क्या लिखेंगे इसे, एन बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है भाई, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर ये रहा भाई, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। तो दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वो कितना होगा, एंगल थीटा 0 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 0। और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो cos 0 आप 1 डाल दोगे। तो हटा दिया इसे, 1 तो आपने हटा दिया, तो एन बी ए हो गया, एन बी ए हो गया, ये आ गया। अगली चीज देखते हैं, क्या ऐसी एक ही टर्न थी, नहीं भाई, ये फिर घूम के आई, दूसरी टर्न हो गई, फिर घूम के आया, तीसरी टर्न हो गई। तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं। ठीक है, मैंने तो 7 दिखाई है, वैसे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकती हैं, मैंने 7 ली थी लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स ले ली। कितने नंबर ऑफ टर्न्स ले ली, n नंबर ऑफ टर्न्स ले ली। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सोलेनोइड ही है, इसी को इंडक्टर कॉइल बोल रहे हैं, यही सोलेनोइड है। इसको आप इंडक्टर कॉइल बोलो चाहे सोलेनोइड बोलो, एक ही बात है। एक सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और सोलेनोइड के अंदर अगर आप कोई, जैसे ये आपकी एक सोलेनोइड है, ये आपकी एक सोलेनोइड है और इसमें से करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको पता है अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हमने देखा अंदर जो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, ये होता है ना। और अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सोलेनोइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सोलेनोइड जो होती है वो एकदम बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके आसपास 2 पोल आ जाएंगे, एक एंड पे नॉर्थ पोल तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। और बार मैग्नेट में वही होता है, बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से कहाँ जा रही है भाई, नॉर्थ से जा रही है साउथ। और बार मैग्नेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो बार मैग्नेट के अंदर यानी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर से किधर आएंगी, साउथ टू नॉर्थ आएंगी। तो ऐसे होगा। तो अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैं सारी नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है फिर घूम के आएंगी, ऐसे है। तो बहुत सारी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमने देखा अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक सोलेनोइड जो होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। और सोलेनोइड को ही हम इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। और सोलेनोइड के अंदर ही अगर आप एक आयरन की रॉड डाल दो, इसी के अंदर आप एक आयरन की रॉड डाल दो, इसी के अंदर आपने एक आयरन की रॉड डाल दी, आयरन की एक रॉड डाल दो, हमने आयरन की एक रॉड डाल दी है कोई, या आयरन की नहीं तो स्टील की डाल दो, या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डाल दो, वैसे आयरन की ही डालते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इसका मतलब क्या है, सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इंडक्टर कॉइल सब एक ही चीज है। मतलब सब फिनोमिना अलग अलग है, मतलब फिनोमिना अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये इस ऐसे एक कॉपर की वायर लेके ऐसे लपेट दो, बन गया आपका इंडक्टर कॉइल। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंदर आयरन की रॉड डाल दो तो हम उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये है। तो हम उस पर नहीं जा रहे, हम इस पे आ जाते हैं वापस। तो हमने देखा बेटा, तो यही सोलेनोइड है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, बी है मैग्नेटिक फील्ड। पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, देखो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो देखो फ्लक्स क्या किसी एक से ही लिंक्ड है, फ्लक्स क्या किसी एक से लिंक्ड है, नहीं भाई,
हर एक टर्न से फ्लक्स लिंक था, हर एक टर्न में से क्या पास कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, हर एक टर्न में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, पास कर रही थी हर टर्न में से। ठीक है, तो एक से हमने क्या किया, हमने कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी की, हमने सिंपल सा काम किया। हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो थी, यानी नंबर ऑफ लूप्स जो थे वो n थे, और हमने देखा कि एक सिंगल टर्न से जो फ्लक्स लिंक्ड है, एक सिंगल टर्न से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कितना होगा। भाई हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने देखा यही एरिया वेक्टर आ रहा है, यही एरिया वेक्टर है। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक सिंगल टर्न से लिंक था वो कितना था, बी डॉट ए। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड हुआ किससे, इंडक्टर कॉइल से, उसको हमने फाई बोला। और हमने देखा जो फाई था वो क्या था, वो था एक लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स था बी डॉट ए, ये फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सिंगल लूप था। क्या था, फ्लक्स लिंक्ड बाय ए सिंगल लूप। एक सिंगल लूप ने कितना फ्लक्स लिंक कर रखा है, तो ऐसे दो लूप होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स लिंक, 3 लूप होंगे तो 3 टाइम्स, 4 लूप तो 4 टाइम्स, 5 6 7 लूप होंगे तो 7 टाइम्स, पर जरूरी है n लूप होंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, n लूप होंगे तो n टाइम्स। ये फ्लक्स लिंक था, टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड हो गया। हमने एक और चीज देखी, बी डॉट ए को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा बी ए कॉस थीटा। और हमने देखा कि जो है इधर ही मैग्नेटिक फील्ड लूप का और इधर ही एरिया वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल जो है दोनों के बीच में कितना होगा, थीटा 0 होगा, तो हम cos 0 ले लेंगे। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया, तो ये आपका टोटल फ्लक्स लिंक्ड आ गया। क्या आ गया, टोटल फ्लक्स लिंक्ड आ गया। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय दी इंडक्टर कॉइल, या टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द इंडक्टर कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल बोलो, या टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द इंडक्टर कॉइल। तो टोटल फ्लक्स को हम फाई ही बोल दे रहे हैं, वैसे कई बुक में फाई टोटल लिख देंगे, मैंने फाई बोल दिया। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय द इंडक्टर कॉइल या टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द इंडक्टर कॉइल, NBA हो गया, ये है। अब एक चीज देखते हैं बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कितना, इसके अंदर इंडक्टर कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंडक्टर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI। म्यू नॉट आपको पता ही है, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, और आई क्या होता है बेटा, करंट है। तो बी की वैल्यू इसमें डाल दो, तो फाई इक्वल टू कितना है, NBA। बी की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, किसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, बी की वैल्यू डालूंगा। हमें पता है जो बी है वो कितना है, जो बी है वो किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, म्यू नॉट NI है। अरे कितना है, म्यू नॉट NI है, तो हम बी की जगह क्या डाल देंगे, म्यू नॉट NI, स्मॉल n है ये ध्यान देना, तो म्यू नॉट NI हो जाएगा। अब हमें एक और चीज पता है, जो n होता है वो कितना होता है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो n है, और टोटल लेंथ जो है इंडक्टर कॉइल की L है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो मान लो n है, और टोटल लेंथ इंडक्टर कॉइल की L है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, N/L, यही होगा। तो हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे, तो फाई इक्वल टू कितना है, N म्यू नॉट स्मॉल n I/IA। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू डाल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ये रही। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल N/L, तो हो जाएगी कैपिटल N/L, कैपिटल N/L। तो कितना आ जाएगा, तो जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A/L इंटू में I। ये आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स आपका आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर A/L इंटू में I। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। इसमें अगर हम देखें तो क्या है, म्यू नॉट तो आपको पता है क्या है, म्यू नॉट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम की परमिएबिलिटी, वैक्यूम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक वेक्टर पास करेगा, परमिट करेगा। एंड जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर कॉइल, या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर कॉइल, या सेल्फ सोलेनॉइड बोल दो। ए क्या है बेटा, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, एक सिंगल टर्न का एरिया, एरिया ऑफ ए सिंगल टर्न, एरिया ऑफ ए सिंगल टर्न, सिंगल टर्न का एरिया। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल की लेंथ है। और आई क्या है, करंट इन द इंडक्टर कॉइल, करंट इन द इंडक्टर कॉइल। एक चीज और देखते हैं अब हमने एक चीज देखी है बेटा कि इसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अपने ही लूप के एरिया से लिंक्ड होती है, इसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो एक सिंगल वायर है, ये वायर जा रही थी और ये वायर में करंट ऊपर की तरफ था, तो ये इसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। तो हमने देखा कि ये एक स्टेट कंडक्टर है और स्टेट कंडक्टर में करंट किधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लॉकवाइज है, तो ऐसे ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है। तो ध्यान देना, अभी इसकी अपनी फील्ड लाइंस इसके एरिया से लिंक्ड नहीं है, यानी अभी जो अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड तो है इसके आसपास, बिल्कुल है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी फाइनाइट वैल्यू है, पर फ्लक्स जीरो है। कॉइल का जो फ्लक्स है वो जीरो, ये वायर का जो फ्लक्स है वो जीरो है। उसका मतलब पता है क्यों, क्योंकि एरिया नहीं है, अभी इसका एरिया ही नहीं है, जो एरिया है लूप का वो जीरो है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए। तो ये एकदम स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है इसके आसपास, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है, पर इस लूप का कोई एरिया नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। लेकिन एक काम करता हूं मैं इसको घुमा देता हूं, ये लो मैंने घुमा दिया भाई, अब आप समझो। तो अब देखो एक लूप बन गया ना, अब क्या बन गया, एक लूप बन गया, यहां से करंट आया, यहां से चला गया, ये एक लूप बन गया, बना कि नहीं बन गया, बन गया ये लूप। तो अब इस लूप का एक एरिया भी हो गया, अब इस लूप का एक एरिया भी है, इस लूप का जो एरिया है ए है, एरिया ऑफ द लूप, और इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अपने ही एरिया में से पास कर रही हैं, इसकी अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अपने ही एरिया में से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, फील्ड लाइंस इसके एरिया में से ही पास कर रही हैं, आप खुद ही देखो, फील्ड लाइंस इसके एरिया में से ही क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ये पैरेलल ही होती है लगभग जो है। तो फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, ये लो बहुत सारी फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो अपनी ही फील्ड लाइंस इसमें से क्या कर रही है, पास कर रही है, पास कर रही है। तो अब क्या इससे फ्लक्स लिंक होगा, बिल्कुल होगा भाई, इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो, अगर मैं फाई बोल दूं या फाई डैश बोल दूं, फाई डैश बोल दूं, ठीक है, फाई बोल दिया या फाई डैश बोल दिया, फाई बोल दिया मान लिया, तो वो कितना हो जाएगा बी डॉट ए, कितना हो जाएगा, बी डॉट ए। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बी होगा और एरिया ए है, तो वो कितना हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा, यही है। अगर वही है एक और टर्न हो जाए तो बेटा, तो भाई 2 टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स, एक सिंगल टर्न का फ्लक्स तो ये रहेगा, और टोटल फ्लक्स कितना रहेगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स सिंगल टर्न का जो फ्लक्स है उसके कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, एक और टर्न ले ली तो कितने टर्न हो गई, तो 3 टाइम्स, एक और टर्न ले ली तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, ऐसे बहुत सारी टर्न्स है तो कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो गया। तो वही बात है, टोटल इसको 5 बोल दिया, एक सिंगल टर्न के फ्लक्स को 5 बोल दें तो टोटल फ्लक्स जो पूरे इंडक्टर कॉइल का है उसे 5 टोटल बोल देंगे, या इसको 5 डैश बोल दो तो टोटल को 5 बोल दे रहे, तो ठीक है, ये है। तो ये 5 कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा किसके, 5 डैश, n टाइम्स हो जाएगा किसके, 5 डैश। 5 डैश क्या है, एक सिंगल टर्न का फ्लक्स, और 5 क्या है, पूरी इंडक्टर कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है, कितना हो जाएगा ये, बी डॉट ए। और हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड भी उधर भाई, और इसका एरिया वेक्टर भी उधर ही है, एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी उधर ही है,
तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, तो बी डॉट ए कॉस क्या है थीटा, थीटा कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, तो थीटा कितना 0, कॉस 0 1 है, यही हो गया। और उसके बाद हमने कुछ और थोड़ी किया, हमने ये देखा, ये पूरी इंडक्टर कॉइल थी, हमने देखा कि इंडक्टर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो गया, एन बी ए, और बी की वैल्यू हमने डाल दी, कितनी है, म्यू नॉट एन आई, यही है। किसकी वैल्यू डाली हमने, बी की वैल्यू डाल दी। हमने फिर ये भी देख लिया कि एन म्यू नॉट, और स्मॉल एन जो होता है वो होता है कैपिटल एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू में आई इंटू में ए, एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू में आई, ये आ गया। तो वही चीज हम लेके आए यहाँ पे, वही समझाने के लिए। तो हमने एक चीज देखी, तो देखो म्यू नॉट एन ए और एल ये तो कांस्टेंट है भाई। अगर आपने कोई इंडक्टर कॉइल बना ली तो उसकी जो लेंथ है वो तो रहेगी, वो तो कांस्टेंट है उसकी, तो लेंथ कांस्टेंट है, एरिया भी किसी इंडक्टर कॉइल का कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी जो डाल दी वो भी कांस्टेंट है। और म्यू नॉट क्या है, अगर अंदर एयर है तो परमिएबिलिटी जो एयर की होती है वो म्यू नॉट है, वो कांस्टेंट है। तो वो ये सारी चीजें कांस्टेंट होती है। तो फ्लक्स सिर्फ करंट पे डिपेंड करता है, यानी अगर आपने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, अगर आपने करंट घटाया तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, फ्लक्स घटेगा। अगर आपने करंट जीरो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर आपने करंट मैक्सिमम कर दिया मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। आप ध्यान दो, ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई। अरे मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई। किसी इंडक्टर कॉइल के लिए म्यू नॉट भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, करंट के। यानी करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम। और हमने एक और चीज देखी, हमने एक और चीज देखी कि जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, बी डॉट ए। तो यानी कितना हो जाएगा, बी ए। तो एरिया तो कांस्टेंट ही होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी जो लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं एल, और एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्शन बोलो या इंडक्टेंस बोलो, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो कंपेयर कर सकते हो आप ये दोनों फॉर्मूले को। तो क्या आ जाएगा, अगर आप कंपेयर करोगे तो हमने देखा कि फ्लक्स, किसी भी कॉइल का जो फ्लक्स होता है, किसी भी इंडक्टर कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो उस कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाया तो हमने कांस्टेंट लगाया एल, और एल को बोलते हैं हम क्या, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी आप पूछोगे इंडक्टेंस क्या है, तो अभी हम समझेंगे। तो पाई इक्वल टू किसके बराबर है, एल आई। अरे पाई इक्वल टू किसके बराबर है, एल आई। तो ये पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एल आई आ गया, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों को चाहो तो आप कंपेयर करो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये पूरा जो है ये एल है, तो ये ही पूरा एल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो आएगा वो कितना आता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय क्या होता है, एल होता है। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, अगर करंट मान लो कांस्टेंट है, कैसा है करंट, कांस्टेंट करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। भाई अगर करंट नहीं बदल रहा है,
ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, यानी करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो फ्लक्स कांस्टेंट, यही है। तो उस हिसाब से देखते हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ देखो कितना होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस d∅dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो यानी इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा 0। अभी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, अभी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर करंट क्या करे, चेंज करे, कैसा करंट हो, वेरिएबल करंट हो, कैसा करंट है बेटा, वेरिएबल करंट है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट एक वेरिएबल करंट होता है, टाइम वेरिंग करंट होना चाहिए, तो यानी वेरिएबल करंट है, फ्लक्चुएटिंग करंट कुछ भी बोल सकते हैं आप, यानी करंट की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में बदलनी चाहिए, ठीक है, करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगी, यानी ठीक है, वेरिएबल करंट बोल सकते हैं हम। अल्टरनेटिंग करंट है एक टाइम वेरिंग करंट ही होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज होती रहती है, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो देखो दो तरीके के करंट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट करंट डीसी करंट, और एक होता है एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। तो जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट होता है, वो कांस्टेंट करंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है, स्टेडी करंट होता है, तो वो स्टेडी करंट होता है। यानी जो डीसी करंट होता है, जो प्योर डीसी करंट होता है, ठीक है, डीसी में भी जो प्योर डीसी करंट होता है वो कैसा होता है, स्टेडी करंट होता है, यानी कांस्टेंट करंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है। तो अगर इसमें से डीसी करंट पास कर रहा है, अगर इसमें से डीसी करंट पास कर रहा है, तो करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, और इंड्यूस ईएमएफ कितना, 0, इंड्यूस ईएमएफ कितना, 0। लेकिन अगर इसमें से एसी करंट पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है बेटा, एसी करंट। अब हमारे घरों में एसी करंट ही आता है, जो हमारी सप्लाई होती है वो एसी करंट की होती है, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट एक टाइम वेरिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट एक टाइम वेरिंग करंट होता है। जैसे ऐसे है ये, मैं ग्राफ से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपका करंट है और ये आपका टाइम एक्सिस है, तो देखो करंट फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ऐसा आ गया, ये स्टेडी करंट हो गया, ये आपका स्टेडी करंट है, यानी कांस्टेंट करंट है। टाइम बीतता जा रहा है पर करंट कांस्टेंट है, करंट चेंज नहीं कर रहा, ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, तो कांस्टेंट करंट है, डीसी करंट हो गया, कैसा हो गया, डीसी करंट हो गया, तो डीसी करंट हो गया। लेकिन वाइब्रेट वेरिएबल करंट जो है वो देखते हैं, वेरिएबल करंट, तो वेरिएबल करंट देखो बदल रहा है, तो वैल्यू बदलती जा रही है, तो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो देखो बढ़ गया फिर घट गया, फिर ज्यादा घट गया फिर बढ़ गया, फिर ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बदल ही रहा है, हर समय बदल रहा है, तो ये वेरिएबल करंट है। पर ये जो वेरिएबल करंट है ये इसका कोई फंक्शन बन नहीं रहा, तो लेकिन हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये साइन और कॉस के फंक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये साइन या कॉस के फंक्शन में के हिसाब से बदलता रहता है, यानी ये भी बदलता है, पर ये एक क्या होता है, हर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, हर फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है, तो यानी ये क्या है, पीरियोडिक रिपीटेशन है, यानी वेरी तो करता है पर क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में करता है, साइन और कॉस के फंक्शन में करता है, तो ऐसा करंट है तो भी चल जाएगा, इसे तो फ्लक्चुएटिंग करंट बोल सकते हैं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, अभी 11 एम्पियर हुआ, फिर 11.1 एम्पियर, फिर 11.2 एम्पियर, फिर 11.5, कभी कुछ ऐसे, कभी घट गया एकदम, कभी एकदम बढ़ गया। लेकिन अगर ऐसे करंट है तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो ये भी एक वेरिएबल करंट ही होता है, ये भी एक कैसा करंट होता है, वेरिएबल करंट होता है। तो अगर वेरिएबल करंट है, यानी वेरिएबल करंट को आप, एसी करंट को आप वेरिएबल करंट मान सकते हो, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है,
ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरी करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, टाइम वेरिंग करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टाइम वेरिंग करंट बोल सकते हैं। तो देखो क्या है, जीरो से क्या हुआ करंट मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से क्या हुआ जीरो मिनिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पोलैरिटी में, फिर ऐसे इस तरीके से ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे हाफ चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम समझ लें इसमें। तो इंडक्टर कॉइल जो है वो डीसी पे काम ही नहीं कर सकती, डीसी करंट के लिए नहीं होती इंडक्टर कॉइल। यानी कोई डीसी सर्किट है वहां इंडक्टर कॉइल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। डीसी सर्किट में अगर आपने इंडक्टर कॉइल लगा दी तो वो एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। इंडक्टर कॉइल का काम होगा किसमें, एसी में। तो आप कहोगे ऐसा क्या हो जाता है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हो जाता है। भाई ये टाइम वेरिंग करंट है, तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जीरो नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ की कोई वैल्यू होगी, इंड्यूस ईएमएफ की कोई वैल्यू होगी पर वो जीरो नहीं होगी। तो जो ईएमएफ इंडक्टर कॉइल में पैदा हो जाता है करंट के वेरिएशन की वजह से, उसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। कि अगर कोई कॉइल है और उसमें करंट चेंज करे और उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस, यानी किसी कॉइल में करंट के बदलने की वजह से कॉइल के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो इस फिनोमिना को ही बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल में अगर करंट क्या करे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, यानी करंट अगर चेंज करता है किसी इंडक्टर कॉइल के अंदर, तो इंडक्टर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस फिनोमिना को इंडक्टर कॉइल के हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टर। ये कॉइल का नाम है इंडक्टर कॉइल, और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है कि इसका अपना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी ही कॉइल से जुड़ा हुआ है। जब करंट बदलेगा तो इसका अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, और अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो अपने अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा, और अपने अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा तो कॉइल के अंदर ही ईएमएफ क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और इस ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं या बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इसको चाहे तो आप बोलो इंड्यूस ईएमएफ, तो ये इंड्यूस ईएमएफ होता है, या आप बोल सकते हो इसे बैक ईएमएफ। क्या बोल सकते हो, बैक ईएमएफ भी बोल सकते हो, तो इसे बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। और अब लेंज लॉ की बात करते हैं। लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, ये चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ को पैदा करने वाला कौन है, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट वेरिएबल करंट है। तो करंट टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, इसीलिए फ्लक्स भी टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, इसीलिए उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जा रहा है। और जो ईएमएफ पैदा होगा लेंज लॉ के हिसाब से वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी चेंज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसके अंदर अगर करंट बदलना चाहेगा तो उसको अपनी ही इंडक्टर कॉइल का क्या करना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। यानी खुद की इंडक्टर कॉइल, यानी इंडक्टर कॉइल अपने अंदर ही करंट बदलने का क्या करेगी, अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज करेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। करंट बढ़ना चाहेगा तो करंट को बढ़ने से अपोज करेगा, करंट डिक्रीज करना चाहेगा तो करंट को डिक्रीज करने से अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज करना भी मतलब चेंज हुआ। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यानी इंक्रीज इन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा।
ऐसे ही अगर इसमें करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, चेंज इन करंट का अपोज करेगा। यानी कुल मिला के सीधी सी बात है कि करंट बदलेगा, उसकी वजह से ही ईएमएफ पैदा हो जाएगा और वही ईएमएफ इस करंट के बदलने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। कि अगर किसी इंडक्टर कॉइल में करंट चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंडक्टर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन करंट का क्या करता है, अपोज करता है। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कॉइल की, इस फिनोमिना को ये हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो उस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। तो हमने देखा इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई की वैल्यू डाल दो, फाई की वैल्यू डाल दो, कितनी आई है फाई की वैल्यू, फाई कितना है, हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इक्वालिटी लगाया तो एक कांस्टेंट लगाया, क्या लगाया, एल। एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू डाल दो फाई की वैल्यू आ जाएगी एल आई। तो E इक्वल टू माइनस, बेटा एल तो क्या है, एल तो कांस्टेंट है, एल तो क्या है, कांस्टेंट है। तो एल तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एल चेंज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या चेंज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट चेंज करेगा। तो कितना आ जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो इतना ईएमएफ इसके अंदर क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और इसको बोलते हैं हम बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ बोलो। बैक ईएमएफ इसीलिए क्योंकि ये क्या करता है, करंट बढ़ता है तो करंट अगर इंडक्टर कॉइल में बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज करेगा और डिक्रीज करेगा तो भी अपोज करेगा। इसलिए इसे इंड्यूस ईएमएफ भी बोल सकते हैं और बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। वैल्यू डालनी है तो वैल्यू डाल दो इसकी। तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू ये रही, एल ये रहा बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये रहा। कितना होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो ये वैल्यू डालना चाहो तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा, तो एल की जगह आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ आ गया। और ये जो डी आई बाई डी टी होता है इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, किस रफ्तार से करंट चेंज हो रहा है। जितनी ज्यादा रफ्तार से करंट चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। तो ध्यान देना बेटा, किसी भी कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके इंड्यूस होने के फिनोमिना को ही हमने बोला है सेल्फ इंडक्शन। और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। और ये जो बैक ईएमएफ है ये करंट के चेंज का अपोज करता है, यानी करंट के बदलने का क्या करेगा, अपोज करेगा। करंट को इंक्रीज करने का, करंट के इंक्रीज करने का भी अपोज करेगा, करंट के डिक्रीज करने का भी क्या करेगा, अपोज करेगा। वो इस वजह से है कि जो अपनी वायर में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ वही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से लिंक्ड है और उसी वजह से उससे फ्लक्स लिंक्ड है और वो ही फ्लक्स बदल जाएगा अगर करंट बदलेगा। और फ्लक्स बदलेगा करंट बदलने की वजह से, तो इसमें खुद के अंदर ही ईएमएफ पैदा हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। तो फॉर्मूले अगर हम देखें तो क्या है, बेसिक सा एक फॉर्मूला अगर हम देखें, फॉर्मूले क्या है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, करंट के। मैंने पहले ही बताया फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के।
इक्वालिटी लगाया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के तो एक कांस्टेंट लगा दिया, एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एक फार्मूला तो यही हो गया, तो एक सिंगल फार्मूला तो यही हो गया, पहला फार्मूला यही है। फिर ये एल है कितना, ये भी हमने निकाल लिया था, एल कितना है, तो फ्लक्स निकालना कोई बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं, हमने निकाला। ठीक है, कि एक सिंगल टर्न की वजह से मान लो फ्लक्स कितने टाइम से है, 5 डैश टाइम से, अरे कितने टाइम से, 5 डैश से। एक सिंगल टर्न का फ्लक्स कितना है, 5 डैश, दूसरी टर्न का भी कितना है, 5 डैश, तीसरी टर्न का भी कितना है, 5 डैश, ऐसे कितनी टर्न है मान लो, तो एक टर्न का फ्लक्स है 5 डैश, ऐसी कितनी टर्न्स है, ऐसी 3 टर्न्स होंगी तो 3 टाइम्स, 7 टर्न्स हैं तो 7 टाइम्स, और अगर n टर्न्स हैं तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स। और एक सिंगल टर्न का जो फ्लक्स होता था वो कितना होता था, एक सिंगल टर्न का जो फ्लक्स होता था 5 डैश, वो होता था बी डॉट ए, कितना होता था, बी डॉट ए, तो वो होता था आपका बी डॉट ए, यही है, यानी कितना हो जाता था, बी ए कॉस थीटा, ये आ जाता था। थीटा कितना होता था, 0 होता था, 0 ये 1 ही है। फिर हमने देखा कि इंडक्टर कॉइल एक सोलेनॉइड ही तो है, और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। तो हमने वही वैल्यू डाल दी थी यहाँ पे, कितनी डाल दी थी बेटा, म्यू नॉट एन आई, और एन हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये एन बाय एल होता है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू में आई, और हमने देखा यही सारी चीज तो कांस्टेंट है, इसी को तो हम एल बोल रहे हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। ध्यान देना स्मॉल एल है, ये लेंथ ऑफ द इंडक्टर कॉइल है, ये कैपिटल है, ये एल है, ये है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, इंडक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्शन भी बोलते हैं, ध्यान देना, इंडक्शन भी लिखा रहता है, इंडक्टेंस भी लिखा रहता है। अच्छा, तो ये हो गया। फिर हमने एक और चीज देखी थी, आपने पढ़ा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी माइनस डी फाई बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई कितना है, एल आई, तो एल तो एक कांस्टेंट ही है, कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट ही होता है, एल कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करंट बदल रहा है, ना कि क्या बदल रहा है, एल बदल रहा है, एल तो कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और लेंथ कांस्टेंट है, तो सारी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ये आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये तो आ ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और एल की वैल्यू अगर हम डाल दें तो एल की वैल्यू इसमें क्या हो, तो डाल दो, एल यही तो है, कितना है, तो माइनस म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाय एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले मिल गए, किसके, सेल्फ इंडक्टेंस के। इन चारों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन आ जाती है, तो इसकी डेरिवेशन आ जाती है ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, तो जैसे हमने किया, बाकियों पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, सेल्फ इंडक्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो इंडक्टेंस की जो उन्होंने ऐसा यूनिट रखी है वो हेनरी रखी है, क्या रखी है, हेनरी, एच से ही डिनोट करते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है, वैसे चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो चाहे सेल्फ इंडक्शन हो, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी होती है, एच से डिनोट करते हैं। कई बार मिली हेनरी में भी लिखा जाता है, एम एच, एम एच मतलब क्या होता है, मिली हेनरी, स्मॉल एम रहता है, एच कैपिटल रहेगा और एम स्मॉल रहेगा, तो स्मॉल एम एच ये आपका हो जाता है मिली हेनरी हो जाता है, 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी मतलब 10 की पावर -3 हेनरी, 10 की पावर -3 हेनरी। तो हेनरी इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है। अगला आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पढ़ते हैं थोड़ा। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछे तो क्या होता है कि कोई कॉइल जिसमें करंट अगर चेंज कर रहा हो तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस ईएमएफ इंड्यूस होने के फिनोमिना को ही हमने क्या बोला है, सेल्फ
इंडक्टेंस बोलते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा आप समझो ऐसे है कुछ कि आपके घर में आपका परिवार है पूरा, और अब आप क्या कर रहे हो, खुरापात कर रहे हो अपने घर में। तो आपने क्या किया, मान लो डैग बजा दिया घर में। तो अब डैग बजा दिया, तो डैग बजा दिया तो डिस्टरबेंस होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो आपके घर वाले ही आपका विरोध करेंगे। ठीक है, आप डैग बढ़ाते चले जाओ तो घर वाले अब आपका और ज्यादा विरोध करेंगे, उसकी साउंड बढ़ाओगे तो। और जब आप अब उसकी आवाज बढ़ाते चले जाओगे तो पड़ोसियों के कानों तक भी जाएगी, तब फिर पड़ोसी भी आपका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि अगर कोई इंडक्टर कॉइल है और उसमें करंट चेंज हो रहा है, तो उसकी अपनी ही कॉइल करंट के चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। पर अगर उसके आसपास कोई दूसरी कॉइल भी पड़ी हो, तो वो कॉइल भी पहली वाली कॉइल के करंट के चेंज का अपोज करेगी, अगर पहली वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी वाली कॉइल में से भी पास कर रही होंगी तो। यानी पहली वाली मैग्नेट कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर दूसरी वाली कॉइल से क्या होगा, लिंक्ड होगा। तो अगर आप बहुत तेज डैग बजाओगे तो होगा क्या, पड़ोसी डिस्टर्ब होंगे, वो भी अपोज करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है पड़ोसी अपोज कर रहे तो घर वाले खामोश बैठे, भाई शुरू तो घर वालों ने। यानी सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अपनी कॉइल में जो चल रहा है वो तो सेल्फ इंडक्टेंस है, और पड़ोसी की कॉइल में जो चल रहा है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। यानी हुआ क्या कि करंट बदला, तो करंट बदलने की वजह से आपकी अपनी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा हुआ और आपने पड़ोसी कॉइल में भी ईएमएफ पैदा कर दिया। अपनी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा किया उसने भी करंट के चेंज का अपोज किया, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस। और पड़ोसी की कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसने भी करंट का चेंज का अपोज किया है, तो वो आपका हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, देख लेते हैं। ये आपकी एक कॉइल है, और यहाँ पे मैंने दूसरी कॉइल रख दी, ये मैंने दूसरी कॉइल रख दी, तो ये मेरी दूसरी कॉइल है। दो कॉइल ले ली मैंने, तो ये मैंने दो कॉइल ले ली। ये मेरे पास दो कॉइल है, तो ये कॉइल फर्स्ट हो गई और ये कॉइल सेकेंड हो गई। तो फर्स्ट कॉइल, ये सेकेंड कॉइल, दो कॉइल। तो आपको पता है अगर इसमें करंट नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें करंट नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें करंट है और कांस्टेंट करंट है, क्या है, कांस्टेंट करंट है, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो भी कांस्टेंट, इसके आसपास भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो भी कांस्टेंट। तो फर्स्ट कॉइल से, ये फर्स्ट कॉइल का करंट है, तो मैं करंट को थोड़ा स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, तो इसको I1 कर दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉइल के करंट को I1। तो फर्स्ट कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड है Φ1 और सेकंड कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड है Φ2। अब कहोगे Φ1 Φ2 क्यों सेम होना चाहिए, सेम क्यों होगा भाई, सेम क्यों होगा, सेम नहीं होगा। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, बाहर भी चली जाएंगी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, इधर भी चली गई। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर चली गई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चली गई। तो क्या सारी पहले वाले की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दूसरे वाले में से पास कर रही है क्या, नहीं कर रही भाई। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें से 1,00,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अगर इसमें से 1,00,000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इसमें से 1,00,000 थोड़ी नहीं जा रही है, सेकंड वाली कॉइल में से 1,00,000 थोड़ी नहीं जा रही है। कुछ तो क्या हो गई बेटा, कुछ तो बाहर भी चली गई, कुछ तो क्या हो गई, बाहर भी चली गई। तो क्या 100% लिंक होगा, नहीं होगा, सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। तो ये आपकी फर्स्ट कॉइल थी, वो आपकी क्या है, सेकंड कॉइल है। तो देखो अगर हम देखें तो अभी किसमें करंट है, अभी किसमें करंट है,
फर्स्ट वाली कॉइल में करंट है। किसमें करंट है? फर्स्ट वाली कॉइल में करंट है। तो ये जो फर्स्ट कॉइल है इसमें करंट है। कितना करंट है इसमें? I1 करंट है। अरे कितना करंट है? I1 करंट है। और करंट मान लो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके अपने करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? V1। तो क्या पड़ोसी वाली कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा? नहीं, पड़ोसी वाली कॉइल थोड़ी दूर है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा V2। अरे कितना होगा? वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा V2 सेकंड कॉइल में। फर्स्ट कॉइल में करंट है, तो फर्स्ट कॉइल में करंट है I1, तो फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है V1। फर्स्ट कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो ∅1 है। कितना है भाई? ∅1 है। और आप चाहो तो निकाल सकते हो, फर्स्ट वाली कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चाहो तो निकाल सकते हो। तो फ्लक्स होता था कितना? B.A के कितने टाइम्स? N टाइम्स होता था बेटा। अरे कितने टाइम्स होता था? N टाइम्स होता था। तो यहां देखो, फर्स्ट वाली कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड है? B1। अच्छा, फर्स्ट वाली कॉइल का मान लो एरिया भी दोनों कॉइल का अलग अलग हो। फर्स्ट वाली कॉइल का एरिया A1 हो और सेकंड वाली कॉइल का एरिया कितना हो? A2। मान लो सब कुछ अलग है। फर्स्ट वाली कॉइल का एरिया A1, सेकंड वाली कॉइल का एरिया A2। फर्स्ट वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड B1, सेकंड वाली में B2 प्लस, फर्स्ट वाली में ∅1 प्लस, सेकंड वाली में ∅2। फर्स्ट वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 और सेकंड वाली कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स N2। तो N1 क्या है? फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। N2 क्या है? सेकंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। ∅1 फर्स्ट कॉइल का, फर्स्ट कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है, और ∅2 क्या है? सेकंड कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है। A1 फर्स्ट कॉइल का एरिया, A2 सेकंड कॉइल का एरिया। फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड V1 है, सेकंड कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? V2 है। फर्स्ट कॉइल में लेकिन करंट है, सेकंड कॉइल में करंट अभी नहीं है, ध्यान देना। फर्स्ट कॉइल में करंट है, और कैसा करंट है भाई? कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट मतलब मान लो डीसी करंट है। कितना है? डीसी करंट है। तो देखो फ्लक्स अगर हम देखें तो फ्लक्स तो आपको पता है, ये फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स होता है B.A के कितने टाइम्स होता है बेटा? N टाइम्स होता है। फ्लक्स जो होता है वो होता है B.A के कितने टाइम्स होता है? N टाइम्स होता है। तो B.A के कितने टाइम्स है? N टाइम्स। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी? N1। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। इसका एरिया कितना है? A1। यही है। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा? N2। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B2। इसका एरिया कितना है? A2। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? ∅2। तो इसका फ्लक्स कितना है? ∅1। अब चाहे A1 हो चाहे A2 हो, एरिया वेक्टर तो वही रहेगा। तो B.A1 तो B2.A2, तो इसे क्या लिख सकते हैं? BA cos थीटा, और ये भी क्या होगा? BA cos थीटा। यानी B1 A1 cos थीटा, B2 A2 cos थीटा। थीटा कितना होगा बेटा? थीटा तो हमेशा 0 ही रहेगा, यानी ये cos 0 1 होता है। थीटा 0 ही रहेगा, तो cos 0 कितना है? 1 है। ये है, ये आ गया आपका। तो N1 B1 A1, N2 B2 A2, यही है। तो N2 B2 A2 यही आ गया। उस हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड वाले में फ्लक्स किसकी वजह से आया? इसके अंदर कोई करंट था? इसके अंदर अपना कोई करंट था? I2 नहीं था भाई, कोई करंट ही नहीं था। सेकंड वाले में फ्लक्स किसकी वजह से आया है? फर्स्ट वाली कॉइल की वजह से आया। और फर्स्ट वाली कॉइल में किसकी वजह से आया? फर्स्ट वाली कॉइल में करंट की वजह से आया। फर्स्ट वाली कॉइल में करंट है, उसकी वजह से फर्स्ट वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी की वजह से उसकी पड़ोसी कॉइल सेकंड कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी वजह से सेकंड कॉइल में से क्या लिंक्ड है? फ्लक्स लिंक्ड है। यानी सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स है वो पहली वाली कॉइल की वजह से है लिंक, क्योंकि पहली वाली कॉइल में करंट है पर कांस्टेंट है। तो अभी तो देखो, तो ये ∅1 का जो फ्लक्स होगा ये भी कांस्टेंट होगा, और जो ये ∅2 करंट है ये भी कांस्टेंट होगा। ∅1 करंट भी कांस्टेंट, ∅2 करंट भी कांस्टेंट है, करंट सॉरी ∅1 फ्लक्स कांस्टेंट है और ∅2 फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। दोनों ही फ्लक्स क्या हो गए बेटा? कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा? इसमें इंड्यूस ईएमएफ E1 वो भी 0, और इसमें इंड्यूस ईएमएफ E2 वो भी कितना?
जीरो। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि इसमें करंट नहीं बदल रहा तो इसका फ्लक्स नहीं बदल रहा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसमें करंट नहीं बदल रहा इसलिए इसका भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा, इसलिए इसमें भी फ्लक्स नहीं बदल रहा, इसलिए इसमें भी इसका भी ईएमएफ कितना है? जीरो। यानी सारी कहानी क्या है? करंट बदलना चाहिए। ठीक है, करंट बदलना चाहिए। तो क्या है, अब हम देख लेते हैं। अभी आपको एक और चीज पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। अरे म्यू नॉट एन आई, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता? होता है। तो म्यू नॉट एन आई इसका मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट एन आई इसका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हम इसको एन बोलेंगे, तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? ये n1 है, तो इसे स्मॉल n1 बोल दे रहे हैं। तो म्यू नॉट n1 आई हो गया। क्या हो गया? म्यू नॉट n1 आई हो जाएगा। तो यहाँ तो बड़ा आसान है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ तो आपको पता ही है। तो ये n1 b1 और a1, और b1 की वैल्यू ये रही। b1 की कितनी है? म्यू नॉट n1 आई कितना हो जाएगा? तो phi1 इक्वल टू कितना है? n1 म्यू नॉट, और ये स्मॉल n1 कितना होगा? जो स्मॉल n होता है वो n बाय l होता है, तो कैपिटल N और स्मॉल n, तो स्मॉल n1 और कैपिटल N1 अपॉन में l कितना हो जाएगा? ये n1 बाय l आई a1, यही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये n1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कितना लिख सकते हो आप इसको? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, और कितना हो जाएगा? n1 स्क्वायर a1 बाय l इंटू में आई। तो वही है, हमने नाम दे दिया। वैसे तो सीधा था, क्या था? फ्लक्स बोलते थे, वो ये होता था फ्लक्स इक्वल म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l इंटू आई। और इसको ही हम क्या बोलते थे? इस पूरे को ही हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते थे। क्या बोलते थे? सेल्फ इंडक्टेंस L बोलते थे ना। क्या बोलते थे? L। बस मैंने नाम दे दिया। तो ये n1 है, इसका एरिया a1, तो फ्लक्स है phi1। ठीक है, ये है। तो अगर इसमें करंट बदला तो इसके अपने इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो। अब करंट मान लो चेंज कर रहा है, अब डीसी नहीं है, मान लो एसी करंट है। कैसा करंट है? एसी करंट है। तो एसी करंट आपका कैसा होता है? वेरिएबल करंट होता है। कैसा करंट है बेटा? वेरिएबल करंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल करंट है। तो अगर करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ अब जीरो नहीं होगा, यानी पहली कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इवन पहली कॉइल, अपनी खुद की कॉइल के अंदर भी ईएमएफ, अपनी खुद की कॉइल के अंदर ही करंट बदल रहा है, अपनी खुद की कॉइल के अंदर ही ईएमएफ पैदा हुआ। पहली कॉइल में ही करंट बदला I1, और पहली कॉइल का ही मैग्नेटिक फील्ड बदला, पहली कॉइल का ही मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, और पहली कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। और इंड्यूस ईएमएफ जो E1 होगा फर्स्ट कॉइल में, वो कितना हो जाएगा? वो आपको पता है, माइनस d∅dt होता है। तो पहली कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कितना है? phi1, तो d∅1/dt हो जाएगा, d∅1/dt हो जाएगा। तो d∅1/dt, और ये पूरे को ही तो हम L बोल रहे थे, तो L आई था। तो कितना हो जाएगा? ये L आई कितना आ जाएगा? तो माइनस L तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये आ जाएगा di/dt, di/dt। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो इतना हुआ है। ये भी चेंज इन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स को बदलने से रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को बदलने से रोकने की कोशिश करेगा, तो करंट को बदलने से रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करता है? अपोज करता है। इस पोलैरिटी में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का ऑलवेज अपोज करेगा। ये तो इसकी कहानी थी। बगल वाले में आ जाते, इसमें क्या होगा भाई? इसमें भी तो होगा। अगर इसमें करंट वेरी करेगा तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। अगर इसमें करंट बदलेगा तो इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो इसका भी ईएमएफ क्या करेगा? इसका भी, इसके अंदर भी क्या होगा? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। बगल वाली कॉइल में भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा। उतना नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, पर होगा। उतना नहीं होगा पर उससे थोड़ा कम होगा। वो डिपेंड करते हैं
वो डिपेंड करता है कि दोनों कॉइल में कितनी बेस्ट कपलिंग है, यानी पड़ोसी कितनी दूर है हमारा, जस्ट घर के बगल में है कि थोड़ा दूर है, नहीं समझे, उसके हिसाब से है। थोड़ा दूर होगा तो क्या होगा, आवाज तेज बजाओगे तो थोड़ा कम डिस्टर्ब होगा, गुस्सा उससे कम आएगा। जस्ट बगल में होगा तो गुस्सा ज्यादा होगा। तो कपलिंग जितनी बेस्ट होगी, कपलिंग जितनी बेस्ट होगी, इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा होगा। लेकिन हाँ इतना है कि वो कई चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों कॉइल की नंबर ऑफ टर्न सेम हो, N1 N2 अगर बराबर हो, तब तो E2 हमेशा E1 से छोटा ही होगा। E2 हमेशा E1 से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर N2 ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उल्टा लिख दिया, साइन उल्टा कर दिया। अगर दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स सेम होगी तो E2 हमेशा E1 से छोटा, और E2 हमेशा जो है E1 से छोटा होगा। E2 हमेशा E1 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, सेम होगी, फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल की दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स अगर क्या होगी, सेम होगी, तो सेकंड कॉइल में ईएमएफ कम इंड्यूस होगा और फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। यानी सेल्फ इंडक्टेंस से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेम होगी तो, लेकिन इसकी नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कम है N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तब E2 E1 से बड़ा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो E2 कितना होगा, अब E2 देख लेते हैं कितना आ जाएगा E2 के लिए। तो आप देखो फर्स्ट में करंट बदल रहा है, यानी किसका करंट बदल रहा है, पहली कॉइल में करंट बदल रहा है। और किसमें ईएमएफ पैदा हो गया, पहली में तो पैदा हो ही रहा है, दूसरी में भी पैदा हो गया। पहली में पैदा हुआ किस प्रॉपर्टी की वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, और दूसरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है, वो किसकी वजह से, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है, फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है वो सेकंड कॉइल से क्या है, लिंक्ड है। क्या है, सेकंड कॉइल से क्या है, लिंक्ड है। तो आप देख सकते हो सेकंड कॉइल के लिए कितना आ जाएगा, देखते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता था, -d∅dt, -d∅dt। एक चीज समझो, सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है φ2 वो किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड कॉइल का फ्लक्स जो है, फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे। पहले ही बताया था। करंट पे कौन डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे कौन डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स। तो सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है φ2, वो सेकंड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, V2 पे। पर जो V2 है वो अपने करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं है सेकंड कॉइल में। वो फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी किस पे, I1 पे। अरे ये आया कि नहीं आया, समझ आ गया। देखो जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो सेकंड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, पर सेकंड कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, वो फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फर्स्ट कॉइल के करंट के। अरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट कॉइल के करंट के। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं m, और m को बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये m जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, फर्स्ट कॉइल में करंट बदला तो सेकंड कॉइल में फ्लक्स बदला, जो उससे लिंक्ड है, एसोसिएटेड है। तो सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो E1 था, फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो E1 था, और वो कितना था, वो था -d∅1/dt। और सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो E2 है। कितना है, E2 है। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -d∅2/dt। यानी फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स लेंगे तो फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा, और सेकंड कॉइल का फ्लक्स लेंगे तो सेकंड कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। यही है, ये आ गया। φ1 तो हमने देख ही लिया था, इसमें हमने देखा था φ1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, I1 के।
और φ2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, φ2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के। यानी पहली कॉइल का फ्लक्स भी I1 पे डिपेंड कर रहा है और दूसरी कॉइल का फ्लक्स भी I1 पे डिपेंड कर रहा है। यानी पहली कॉइल का जो फ्लक्स है वो अपनी ही कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है, और पड़ोसी कॉइल का जो फ्लक्स है, दूसरी कॉइल का फ्लक्स है, वो भी पहली कॉइल के करंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। I1 जितना ज्यादा होगा फर्स्ट कॉइल में भी फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, सेकंड कॉइल में भी फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो यहाँ कांस्टेंट लगता था एल। एल बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते थे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 है, यहाँ पे अगर हम इक्वालिटी लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो यहाँ लगाएंगे m, और m को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ वैल्यू डालते हैं बेटा, φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Li1 कितनी आ जाएगी, Li1 कितना हो जाना है बेटा, Li1 है कितना आ जाएगा, तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस L di1 बाई dt। ये फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, तो φ2 इक्वल टू कितना है, mi1, तो φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mi1। क्या कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, m जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो कितना हो जाएगा, माइनस m di बाय dt। ये सेकंड कॉइल में क्या होगा, यानी देखो दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फर्स्ट कॉइल में करंट बदलने की वजह से। दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, फर्स्ट कॉइल में करंट बदलने की वजह से। लेकिन फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, L di1 बाई dt, और सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, M di1 बाई dt। L है सेल्फ इंडक्टेंस का म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ B2 निकालना पड़ेगा, तो अगर हम डालेंगे तो फिर ये वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक तरीका है, ठीक है, अगर मान लो सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल के अंदर ही डाल दूं तो कपलिंग भी अलग अलग हो सकती है। कॉइल दूर ले जाओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, कॉइल पास ले आओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी देखो कपलिंग पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, कपलिंग पे डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। देख लेते हैं, अपनी ही कॉइल में करंट बदलने की वजह से अपनी ही कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इस प्रॉपर्टी को तो बोलेंगे हम क्या, इस फिनोमिना को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। और अपनी ही पहली यानी अपनी ही कॉइल में करंट बदलने की वजह से दूसरी कॉइल में, पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। अपने घर में डैग बजाया, तेजी से घर वालों को गुस्सा आया और रिस्पॉन्स आया तो सेल्फ इंडक्टेंस, और पड़ोसी को गुस्सा आया रिस्पॉन्स आया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसमें देखते हैं, अब हम एक और चीज देखते हैं। देखो अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा भी समझ आ जाएगा, इसकी भी डेरिवेशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं और वो ड्राइव करने को ही आता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा वो ड्राइव करने को। मैंने तो अभी फिनोमिना बताया तुम्हें, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता कितना है वो हमें निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है वो हमें निकालना है, हम निकालते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो आप समझना, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। अच्छा, अगर मान लो एक कॉइल इधर है, ये फर्स्ट कॉइल है, और दूसरी कॉइल बहुत दूर है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। कॉइल पास आ जाएगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कॉइल और पास आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस और बढ़ जाएगा। कॉइल ऐसे चली गई तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत पुअर हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे वाले में से जाएगी नहीं। एक आधी गलती से चले जाए तो चली जाए, नहीं तो नहीं जाएगी। तो कितना पुअर होगा, बहुत ही पुअर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है कपलिंग पे, कि फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल में कितनी बेस्ट कपलिंग हुई पड़ी है। तो सबसे बेस्ट कपलिंग करने का तरीका क्या है,
सबसे बेस्ट कपलिंग करने का तरीका है कि जो फर्स्ट कॉइल है उसी के अंदर सेकंड कॉइल डाल दो। फर्स्ट कॉइल के ही अंदर डाल दो कौन सी कॉइल, सेकंड कॉइल किसके अंदर डाल दी मैंने, ये फर्स्ट कॉइल थी और ये कौन सी कॉइल है, सेकंड कॉइल। फर्स्ट कॉइल के अंदर ही मैंने क्या डाल दी है, सेकंड कॉइल डाल दी। दोनों एक दूसरे के कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस कॉमन है, ठीक है, ऐसे डाल दी तो सबसे बेस्ट कपलिंग हो जाएगी। सबसे क्या हो जाएगी, बेस्ट कपलिंग हो जाएगी। और बेस्ट कपलिंग करनी है तो बीच में आयरन रोड इंसर्ट कर दो, बीच में आयरन रोड क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, ठीक है, और बेस्ट कपलिंग हो जाएगी। तो कपलिंग जितनी बेस्ट करनी है तो हमें ऐसे नहीं आएगा, हमें जो आता है वो ऐसे आता है। मान लिया कि ये हमारी एक फर्स्ट कॉइल है, ये हमारी एक फर्स्ट कॉइल है, ये आपकी फर्स्ट कॉइल हो गई। तो ये आपकी फर्स्ट कॉइल है, कॉइल फर्स्ट। इसकी अपनी नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, अपना एरिया मान लो, अपनी लेंथ मान लो, जो भी मान लो। तो मैं सब कुछ इसमें लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, तो ले लेते हैं इसमें। तो मान लिया हमने क्या काम किया कि इसकी अपनी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी अपनी लेंथ मान लो L1, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई, L1। तो ये पहली कॉइल है और इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, L1 हो गई। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1। तो N1 कितनी है, क्या है बेटा, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। एरिया जो है इसका कितना हो जाएगा, एरिया अगर हम ले लें तो इसका A1 ले लेते हैं। A1 क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द इंडक्टर कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडक्टर कॉइल। तो L1 क्या है, लेंथ ऑफ द इंडक्टर कॉइल, A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडक्टर कॉइल, N क्या है बेटा, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस तो आपको पता ही है कितना था, सेल्फ इंडक्टेंस तो कितना था, म्यू नॉट N स्क्वायर A/L होता है। तो एरिया A1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और लेंथ L1 है। तो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। तो पर हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो दूसरी कॉइल लेंगे, तो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। पहली कॉइल में करंट भी तो होगा, तो मान लो पहली कॉइल में कितना करंट है भाई, I1 करंट। पहली कॉइल में कितना है, I1 करंट है। तो पहली कॉइल में अगर करंट है, I1 करंट है, किसी सोर्स की वजह से करंट है, मान लो किसी सोर्स की वजह से करंट है, तो यहाँ मैंने मान लो AC सोर्स लगा रखा है। ये ऐसे, इसको ये ऐसे बनाने का मतलब होता है AC सोर्स होता है, ऐसे बना के और वेव बना दो। ये AC सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, AC सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और DC सोर्स तो आपको पता ही, बैटरी या सेल बना दोगे, ठीक है, वो DC सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक सोलेनॉइड भी तो है, मैंने पहले ही बताया, ये एक सोलेनॉइड भी तो है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट कॉइल में करंट है तो फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni। ये फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, फर्स्ट कॉइल का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट Ni। अरे कितना आ गया, म्यू नॉट Ni, यही है। तो हमें पता है N क्या होता था, N होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1। और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे, स्मॉल n1। क्या बोलेंगे, स्मॉल n1। और करंट कितना है इसमें, I1। कितना है, I1। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, स्मॉल n1 है, और करंट कितना है भाई, करंट I1। करंट कितना है, करंट I1 है। वैल्यू डाल देते हैं, कितना आ जाएगा, तो B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 I1। N1 कितना है आपका, N1 कितना है, N1 है N1 बाय L1, यही है। L ले लो या L1 ले लो, वैसे दोनों की हमें जो कोर्स में हमारे डेरिवेशन है तो लेंथ दोनों की हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, लेकिन अभी L1 L2 ले रहे हैं। तो हमें पता है
N by L क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, लेंथ L1 है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 आ जाएगी, तो N1 by L1 आ गया, ये आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर सेकंड कॉइल रख दो, अब इसके अंदर मैंने सेकंड कॉइल रख दी है, अब इसके अंदर मैंने सेकंड कॉइल रख दी है, तो ये इसका एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इसी के अंदर मैंने सेकंड कॉइल रख दी, ये मैंने सेकंड कॉइल रख दी भाई, इस तरीके से रखी है, ये लो ऐसे ही रख दी है, कोएक्सियली रखी है कि दोनों के एक्सिस क्या हो जाए, ये मैंने इसके अंदर सेकंड कॉइल रख दी है, क्या रख दी है बेटा, ये मेरी सेकंड कॉइल हो गई, ध्यान देना, ये जो है ये मेरी कौन सी कॉइल हो गई, ये कॉइल सेकंड हो गई, सेकंड कॉइल हो गई, सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल में अगर हम देखें तो सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, तो सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होगी N2, अरे सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, N2 होगी। सेकंड कॉइल की लेंथ कितनी होगी, तो सेकंड कॉइल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, सेकंड कॉइल की लेंथ होगी कितनी, सेकंड कॉइल की लेंथ होगी L2, तो सेकंड कॉइल की लेंथ होगी L2। सेकंड कॉइल का जो एक्सिस है वो सेम है, कोएक्सियल रखी है बेटा, दोनों को तिरछी नहीं रखी, ऐसा मत समझना कि हमने ऐसे रख दी, इसमें मैंने ऐसे कॉइल रख दी, ये ऐसे रखने का मतलब कोएक्सियल नहीं है, कैसे, दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, कोएक्सियल ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हो गई N2, सेकंड कॉइल की लेंथ हो गई L2, और सेकंड कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2, सेकंड कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया क्या, A2, तो सेकंड कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया क्या, A2 हो गया, यही है। तो उस हिसाब से देखो, अब एक बात था, सेकंड कॉइल किसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है भाई, तो सेकंड कॉइल ना फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो सेकंड कॉइल में से भी क्या है बेटा, फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना था V1, तो सेकंड कॉइल में से भी कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो सेकंड कॉइल से भी जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है वो कितना कर रहा है, V1 कर रहा है। तो सेकंड कॉइल किसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो सेकंड कॉइल भी फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, सेकंड कॉइल भी फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, यही है। तो सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल के करंट की वजह से, अभी तो बताया था, phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V1 एंड V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1, I1 करंट बढ़ेगा तो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड V1 बढ़ेगा, और फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड V1 बढ़ेगा तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स phi2 बढ़ेगा, यानी सेकंड कॉइल का फ्लक्स, यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, तो सेकंड कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसकी वजह से, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है, पहली वाली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और पहली वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी अपनी कॉइल में करंट जो है I1 उसकी वजह से, यहां तक आया। तो यानी सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो फर्स्ट कॉइल के करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट कॉइल के करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फर्स्ट कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे m होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हमने देखा phi2 किसके बराबर आ गया, phi2 आ गया कितना हमारा m I1, ये आ गया आपका। हम अब निकालते भी हैं, फ्लक्स निकालना बड़ा आसान है, एक टर्न से कितना होगा और उसके बाद n टर्न कर लेंगे, तो मान लो एक सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स, यानी सेकंड कॉइल के एक सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स लिंक होगा, सेकंड कॉइल के एक सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो देखते हैं। तो हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो होता है B डॉट A, अरे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, B डॉट A। तो सेकंड कॉइल किसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है भाई, जो सेकंड कॉइल है वो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B1,
पर एरिया किसका लेंगे भाई, एरिया किसका लेंगे, एरिया सेकंड कॉइल का लेंगे, कितना लेंगे एरिया, A2। अरे कितना लेंगे, A2। आया कि नहीं आया समझ। जो सेकंड कॉइल है वो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेट, जो फ्लक्स होता है, ध्यान देना, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई होता है, और फ्लक्स जो है वो कितना होता है, वो होता है बी डॉट ए होता है। अरे कितना होता है, बी डॉट ए होता है। ये फ्लक्स होता है आपका, तो ये फ्लक्स है, और ये तो एक टर्न का फ्लक्स है, सेकंड कॉइल की एक टर्न का फ्लक्स है, सेकंड कॉइल की एक सिंगल टर्न का फ्लक्स है। ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकंड कॉइल में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, ये तो एक सिंगल टर्न का फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू B1, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू B1, यानी सेकंड कॉइल में का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो किसकी वजह से, फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ठीक है, तो एक सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट ए होगा, कितना होगा, बी डॉट ए। किसका मैग्नेटिक फ्लक्स, किसका मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कितना, B1। और किसका एरिया, सेकंड कॉइल का एरिया कितना, A2, सेकंड कॉइल का एरिया। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, φ2 मान लेते हैं टोटल फ्लक्स, वो एक टर्न का जो फ्लक्स होगा, एक सिंगल टर्न का जो फ्लक्स होगा, एक सिंगल टर्न का जो फ्लक्स है, उसके कितने टाइम्स होगा, उसके n टाइम्स होगा। अरे उसके कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। जो सेकंड कॉइल का फ्लक्स होगा वो सेकंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स यानी N2 टाइम्स होगा। नहीं, जो सेकंड कॉइल का टोटल फ्लक्स होगा वो सेकंड कॉइल की एक टर्न का जो फ्लक्स है पाई, उसके कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। सेकंड कॉइल की एक सिंगल लूप, एक सिंगल टर्न का फ्लक्स है पाई, और उसके कितने टाइम्स कर दिया, n टाइम्स कर दिया, तो सेकंड कॉइल का क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स n नहीं है, कितनी ली थी हमने, N2, तो कितना हो जाएगा ये, N2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, N2। और एक सिंगल कॉइल का जो फ्लक्स है वो कितना है, सिंगल कॉइल का जो फ्लक्स है वो कितना है, B1 डॉट A2, B1 डॉट A2। अरे B1 डॉट A2, ये डॉट है, तो B1 डॉट A2। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड B1 भी इधर की तरफ और एरिया वेक्टर A2 भी इधर की तरफ। एरिया वेक्टर जो A2 है वो उधर की तरफ ही है, तो कितना हो जाएगा, B1 डॉट A2 है, तो ये क्या हो जाएगा, B1 A2 cos थीटा। B1 भी फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर A2 भी इधर, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। बस अब फर्स्ट की वैल्यू डाल दें, डाले भाई फर्स्ट की, तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा N2 B1 A2। B1 कितना आया बेटा, ये वैल्यू डालनी है, डाल दो, ये डालनी है, डाल दो। ठीक है, तो दोनों ही डाल सकते हैं, कैसे भी रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लो पहले मैं यही डाल दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, B1 कितना है, म्यू नॉट N1 I1, कितना हो जाएगा, तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा कितना, N1 N2, अरे N1 N2 ऐसे लिख लो, म्यू नॉट N1 N2 A2 I1, ये लिख लिया, ये आ गया, आया कि नहीं आया, ये आ गया। हमने B1 की वैल्यू डाली थी, हमने B1 की इसमें क्या डाल दी, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, कितनी थी B1 की वैल्यू, याद करो, म्यू नॉट NI होता था, फर्स्ट कॉइल में करंट I1 था, और फर्स्ट कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पर इट लेंथ कितनी थी, N1 थी, यही थी। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको I2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और I2 से डिवाइड कर रहा हूँ, I2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, I2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, या ऐसा छोड़ दो इसको अभी, अगर आपको ये दिक्कत आती है।
हमें पता है N/L जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है। N/L क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो फर्स्ट कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1, फर्स्ट कॉइल की टोटल लेंथ L1, तो फर्स्ट कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी? N1। ऐसे ही सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स N2, सेकंड कॉइल की लेंथ L2, तो सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी? N2 हो जाएगी। तो कैपिटल N2 कितना हो जाएगा? स्मॉल n2 इंटू L2 हो जाएगा। स्मॉल n2 इंटू L2 हो जाएगा। वैल्यू डाल दूं कितना आ जाएगा? तो φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A2 I1। यही आ गया। वैल्यू डालते हैं बेटा, A2 I1 है, N2 की वैल्यू डाल दे रहा है, कैपिटल N2 की कितनी हो जाएगी? स्मॉल n2 इंटू L2। ये आ गया। कितना आ जाएगा? यानी φ2 किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 A2 L2 और I1। ये आ गया। ये आ गया आपका। ये आपका फॉर्मूला आ गया। कितने फॉर्मूले आ गए? ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला और ये आपका क्या? ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। दोनों का कंपेयर करना। हमने पहले ही बोला था फ्लक्स φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट I1 की, और इक्वालिटी लगाया था तो कांस्टेंट लगाया था क्या? m। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था और ये सेकंड फॉर्मूला आया। यही है हमारा। तो हम दोनों को कंपेयर कर लें, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फॉर्मूला, तो कंपेयर करेंगे तो m कितना आएगा? ये सारी चीज m आ जाएगी। आप खुद ही देखो, ये जो है ये m है। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 L2। म्यू नॉट N1 N2 A2 L2, यही आ जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अब इसको कई बुक में बदलना चाहे तो बदल लेते हैं, वो लोग ऐसे भी लिख देते हैं। तो म्यू नॉट N1 N2 A2 L2। मैंने आपको पहले ही बताया N1 जो होता है वो कितना है? कैपिटल N1/L1। तो N1 क्या हो जाएगा? कैपिटल N1/L1। N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा कैपिटल N2/L2। तो ये हो जाएगा कैपिटल N2/L2। यही है। अगर लेंथ सेम होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी A1 बराबर A2 है और लेंथ भी सेम है L1 बराबर L2। अब मैं बना नहीं रहा दोबारा, यानी बराबर है, इधर तक बढ़ा देंगे इसको, यानी अगर बराबर कर दें इसको, इस कॉइल की लेंथ भी बराबर ही कर दें। ये लो, बढ़ा ही दिया मैंने। बच्चे कहेंगे जबरदस्ती बराबर कर रहे, ठीक है। तो अगर लेंथ बराबर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है, यानी अगर A1 A2 बराबर है, L1 L2 बराबर है, तो A1 A2 बराबर है तो फिर A1 A2 क्यों बोलेंगे? एरिया ही बोलेंगे। दोनों का एरिया सेम होगा, फर्स्ट कॉइल का एरिया और सेकंड कॉइल का एरिया सेम होगा। तो A1 A2 नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? सिर्फ A बोल देंगे। क्या बोल देंगे? A बोल देंगे। तो उसे A बोल दिया। और L1 L2 फिर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे? L बोल देंगे। L1 भी L, L2 भी L, ये भी L। तो L से क्या कैंसिल? L कैंसिल। ये आ गया। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अरे आया कि नहीं आया? तो ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो भी निकाल सकते हैं। इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? आप चाहो तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। निकाल लेते हैं हम एक बार। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है -d∅dt। किसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? सेकंड कॉइल में। फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो E1 होगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। और सेकंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो E2 होगा, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो E2 किसके बराबर हो जाएगा? -d∅2/dt, -d∅2/dt। φ2 कितना था? mi1। अरे φ2 कितना था? mi1। तो E2 कितना हो जाएगा? माइनस, हमने देखा ना φ2 सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इक्वालिटी लगाया तो कांस्टेंट लगाया क्या? m को बोल रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है
कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, चाहे फर्स्ट कॉइल हो चाहे सेकंड कॉइल है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। क्या हो जाएगा? अगर phi1 की बात होगी तो E1 आ जाएगा, और phi2 की बात हो जाएगी तो ये फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। और phi2 ले लेंगे, सेकंड कॉइल का फ्लक्स ले लेंगे, तो सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो phi2 कितना आ गया? phi2 जो है वो कितना है? M_I1 है। कितना हो जाएगा? M बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? di1/dt। ये आ गया, ये इंड्यूस ईएमएफ है। M है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वैल्यू डाल दो। E2 कितना हो जाएगा? माइनस M की वैल्यू डाल दो, M di/dt, di1/dt। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ये क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। M की वैल्यू डाल दो, कितनी है M की वैल्यू? म्यू नॉट N1 N2 A/L। ये सेकंड कॉइल में जो होगा वो इंड्यूस ईएमएफ होगा, किसकी वजह से? फर्स्ट कॉइल के करंट बदलने की वजह से। इसे बोलते हैं क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे आया कि नहीं आया समझ? बेटा आ गया समझ? अरे आया? किसी को दिक्कत है? हेलो बेटा, आ गया सबको समझ? यस सर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चल ठीक है बेटा, फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है।